दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लग रही है ये आप कमेंट करके जरूर बताते रहें। और अपनी जो दूसरी कहानियां हैं, जो सुबह 6 बजे कहानी आती है सुपर वुमन मानवी, और शाम को 6 बजे इस कहानी से 1 घंटा पहले हमारी कहानी आती है लव हैकर। दोनों कहानियां आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, और उन कहानियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप लोगों ने सिगरेट घर जमाई को सभी लोगों तक पहुंचाया है, तो अपनी इस कहानी दोनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने गांव और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर हमें भेजें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां से हमारी कहानियों को सुनते हैं। चलिए आज की कहानी 108 नंबर एपिसोड सीक्रेट घर जमाई शुरू करते हैं कहानी। जब समर ने क्रोकोडाइल किंग को चैलेंज दे दिया था, तो वो वहां पर लड़ने के लिए भी आ गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रिंग में वो अपने साथ किसी पालतू को भी लेकर आ सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल किंग अपने साथ अपने पालतू क्रोकोडाइल को लेकर आया था, और वो क्रोकोडाइल बहुत ही खूंखार लग रहा था। लेकिन समर ने उसकी कोई चिंता नहीं की। समर को अपने आप पर विश्वास था, और वो दृढ़ निश्चय करके आया था कि आज क्रोकोडाइल किंग को खत्म करके ही जाएगा। जैसे ही समर रिंग में कूदा, क्रोकोडाइल ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। लेकिन समर ने एक ही पंच में उस क्रोकोडाइल को मार दिया था। वो पीछे जाकर गिर गया था और उसका सिर फूट गया था। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग लगातार बातें करने लगे थे। उनकी आंखें सदमे से भर गई थी। वो सभी बहुत ताकतवर लोग थे। लगभग सभी किंग के लेवल के फाइटर थे, जो स्वाभाविक रूप से इस पंच के पीछे छिपी फोर्स को पहचान सकते थे। यह किसी किंग के बस की बात थी नहीं कि वो इतना तेज पंच किसी के ऊपर मार दे। उनमें से एक आदमी ने तभी हैरान होते हुए कहा, अरे, ये क्या बात है। इसका पंच इतना हिंसक था, किसने मगरमच्छ को एक ही पंच में मार डाला। उसके पास खड़े हाटे काटे एक लड़के ने कहा, वाकई बहुत रोमांचक है। किंग बैटल एरिना में मैंने अब तक इतना हिंसक व्यू नहीं देखा था। वही एक और लड़के ने कहा, अरे वाह, ये शैडो किंग तो अद्भुत है ब्रो। एक ही घूंसे में उसने मगरमच्छ को मार गिराया। मैं कह सकता हूं कि वो किंग लेवल भी पार कर गया है। एक और लड़के ने कहा, हाँ भाई, शैडो किंग किसी किंग से भी बढ़कर तो होना ही चाहिए, अन्यथा वो इतना पावरफुल नहीं होता। सभी समर की ताकत देखकर हैरान और शौक में पड़ गए थे। कैथरीन के भी चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसने हैरान होते हुए कहा, मार्शल वॉरियर, शैडो किंग हाइनेस, क्या अब आप एक एंशियंट मार्शल वॉरियर हैं? उसकी आंखों में भी आश्चर्य की झलक आ गई थी। जब कैथरीन 1 साल पहले समर से मिली थी, तब वो समर का सिर्फ लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज का फाइटर बनाया था। उसने उम्मीद नहीं की थी को सिर्फ एक ही साल में इतना आगे बढ़ जाएगा। इस 1 साल में समर ने एक मार्शल आर्ट वॉरियर बन गया था। कैथरीन खुद पश्चिमी दुनिया की एक मार्शल आर्ट फाइटर है। अपनी क्षमताओं से वो समर के पंच की फोर्स को महसूस कर रही थी। पंच की फोर्स कम से कम 4000 किलोग्राम की थी। यानी समर कम से कम 1 साल से हेवन लेवल का मार्शल वॉरियर बन गया था। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, 1 साल के अंदर ही शैडो किंग इस मुकाम तक पहुंच गया। वाकई में ये बहुत प्रतिभाशाली इंसान है। हालांकि कैथरीन को यह नहीं पता था कि समर तो सिर्फ पिछले 1 महीने से कम समय में ही मार्शल वॉरियर लेवल तक पहुंच गया था। वो सिर्फ 1 महीने में 1 साल के लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। अगर कैथरीन को यह पता होता कि तो वह जरूर बेहोश हो जाती। यह किसी जीनियस की नहीं बल्कि किसी दानव की करतूत थी। वहीं अपने मगरमच्छ की दुखद मौत को देखकर क्रोकोडाइल किंग का चेहरा भी काला पड़ गया था। उसने एकदम से ठंडे स्वर में कहा, शैडो किंग, मेरे पालतू जानवर को मारने की तुम्हारी हिम्मत हुई भी कैसे? हालांकि यह सिर्फ एक पालतू मगरमच्छ था,
लेकिन यह क्रोकोडाइल किंग का जानवर था, उसका पाला हुआ पालतू। जैसा कि कहावत है, अगर आप किसी पालतू जानवर को मार भी दें तो भी आपको उसके मालिक का सम्मान करना चाहिए। समर ने मगरमच्छ को पंच तो मार दिया था, तो साफ जाहिर था कि क्रोकोडाइल किंग उसकी नजर में अब कुछ भी नहीं था। समर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस नीच जानवर को बस एक ही पंच में मार डालूंगा। और उसका स्वर अहंकार से भर गया था। तभी क्रोकोडाइल किंग ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा शैडो किंग, तुमने मुझे ऑफेंड किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें भी इस मगरमच्छ की तरह उड़ा दूंगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आसपास के लोगों की हड्डियों में सिरहन दौड़ गई थी। वो खुद को सिरहाने से रोक नहीं पाए थे। क्रोकोडाइल किंग की यह बात सुनकर कि वो उसे एक ही पंच में उड़ा देगा, समर के चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान आ गई थी। तभी एक तेज रोशनी उसके पास से गुजरी। समर हमेशा खुद को घमंडी समझता था, लेकिन उसने आज तक ये कभी नहीं सोचा था कि क्रोकोडाइल किंग उससे भी ज्यादा घमंडी होगा, और यह सचमुच में असहनीय था। अब इसे बर्दाश्त वो कर भी नहीं सकता था। समर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह, मुझे उड़ा दोगे? तुम सपने में भी ये नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए उसने एक भयंकर गति का प्रदर्शन करते हुए सीधे एक टाइटेनियम मिश्र धातु की प्लेट पर अपना पैर जमा दिया। वहीं क्रोकोडाइल किंग ने अपनी आंखें मूंद ली थी। वो भी एक मार्शल वॉरियर था। स्वाभाविक रूप से उसने सब कुछ पहले ही देख लिया था कि समर के एक कदम में एक एक करके 4000 किलोग्राम की फोर्स थी। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव था नहीं। सिर्फ एक मार्शल वॉरियर ही ऐसा कर सकता था। वो समझ गया था कि उसके सामने खड़े शैडो किंग निश्चित रूप से एक मार्शल वॉरियर बन चुके थे। उसके हर कदम की फोर्स का अनुमान लगाने के बाद क्रोकोडाइल किंग ने भी कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी स्पीड को भयंकर रूप से उसके सामने लेकर आ गया था, और एक तेज आवाज के साथ, कैसा हुआ? ये दोनों के दोनों इन भयंकर कदमों की फाइटिंग रिंग्स पर कई स्पष्ट पैरों के निशान छोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था फाइटिंग एरिया टाइटेनियम प्लेट से नहीं बल्कि मिट्टी से ही बना हो। क्रोकोडाइल किंग को देखकर समर की भी आंखें सिकुड़ती जा रही थी। फाइटिंग रिंग पर इन पैरों के निशानों से उसे यह भी पता चल रहा था कि उसके सामने खड़ा क्रोकोडाइल किंग एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट वॉरियर है। तभी क्रोकोडाइल किंग बिजली की तरह तेजी से हिला। वो समर के सामने पहुंच गया था। उसने समर की तरफ एक जोरदार पंच घुमा दिया। यह पंच बहुत ही पावरफुल था। उसके पंच से एक बड़े धमाके के साथ लगभग 5000 किलोग्राम फोर्स उत्पन्न हो रही थी। उसकी फोर्स को महसूस करते हुए समर के चेहरे के भाव भी अब बदलते जा रहे थे। इस क्रोकोडाइल किंग की ताकत भी असाधारण निकल गई थी। वो उससे 1000 किलोग्राम ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्रोकोडाइल किंग मगरमच्छ को पालतू बनाने में कामयाब रहा था। क्रोकोडाइल किंग इतनी बड़ी ताकत बन गया था कि समर तुरंत बहुत सतर्क हो गया था। समर ने लापरवाही बरतने की कोई हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में ढेर सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसने अपने पंच में इकट्ठा कर लिया था, और उसने उसे क्रोकोडाइल किंग के आते हुए पंच पर दे मारा। तभी एकदम से बहुत तेज धमाके की आवाज हुई। फाइटिंग रिंग से एक जोरदार ऊंची ऊंची आवाज आई और सारी हवा वहां की उड़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों की आक्रमण पावर और ज्यादा जबरदस्त हो गई थी। क्रोकोडाइल किंग के पंच की फोर्स के समर के पीछे हटता जा रहा था।
वो 4 कदम पीछे हट चुका था। जाहिर है कि वो क्रोकोडाइल किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ताकत 4000 किलोग्राम की थी और वहीं उसके सामने क्रोकोडाइल किंग के पंच की ताकत 5000 किलोग्राम की थी। इसलिए वो 4 कदम पीछे हट गया था। ये देखकर आसपास की भीड़ भी हैरान हो गई थी। वो शैडो किंग की ताकत देखकर चौंक गए थे, लेकिन ये तो क्रोकोडाइल किंग तो उससे भी ज्यादा अब ताकतवर निकल चुका था। भीड़ में खड़े एक मस्कुलर से आदमी ने कहा, अरे, क्रोकोडाइल किंग बहुत बढ़िया फाइटर है। उसने शैडो किंग को एक ही पंच में पीछे धकेल दिया है। क्या तुमने देखा? उसके पास खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने तभी कहा, क्रोकोडाइल किंग एक एक्सपीरियंस्ड किंग है। माना कि शैडो किंग भी एक किंग है, लेकिन वो पिछले साल ही किंग बना था। क्रोकोडाइल किंग और शैडो किंग के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। क्रोकोडाइल किंग तो पिछले 15 साल पहले ही एक किंग बन चुका था। पहले वाले आदमी ने कहा, हाँ हाँ, अगर क्रोकोडाइल किंग और शैडो किंग पर शर्त लगा ली जाए तो आप किस पर शर्त लगाएंगे? उस दूसरे आदमी ने उससे कहा, अरे भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बेशक मैं तो क्रोकोडाइल किंग पर ही दांव लगा रहा हूं। मैं अभी उस पर 1 अरब डॉलर का दांव लगा रहा हूं। भीड़ में सभी के सभी लोग यही सोच रहे थे कि क्रोकोडाइल किंग आसानी से जीत जाएगा और शैडो किंग हार जाएगा। इन लोगों को न सिर्फ शैडो किंग से कम उम्मीदें थी, बल्कि उन्होंने क्रोकोडाइल की जीत पर दांव लगाना भी शुरू कर दिया था। यह पूरी तरह से शैडो किंग को नीचा दिखाने के जैसा था। शैडो किंग की जीत का दांव 1 का 10 था और क्रोकोडाइल की जीत का दांव 1 का वर्ग 1.1। हालांकि क्रोकोडाइल किंग को जीतने की प्रबल संभावना के कारण उस पर दांव लगाना बहुत कम लाभप्रद था। उसके ऊपर अगर 1000 रुपए लगाते तो 1100 ही मिलते। अगर समर के ऊपर 1000 लगते तो उसके 10 गुना हो जाते। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग क्रोकोडाइल किंग की जीत की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार क्रोकोडाइल किंग एक एक्सपीरियंस्ड किंग था। एलिस और बर्नार्ड भी फाइटिंग रिंग के नीचे खड़े थे। वे सभी भीड़ में से हो रही सभी बातों को भी सुन रहे थे। उनका भी चेहरा लगातार उतरता जा रहा था। तभी बर्नार्ड ने फुसफुसाते हुए एलिस से कहा, मिस एलिस, बहुत से लोग शैडो किंग हाइनेस की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही समर कुछ कदम पीछे धकेला गया था, ये सभी के सभी चौंक गए थे। बर्नार्ड को यहां तक याद था कि हाइनेस शैडो किंग हमेशा ही सबसे पावरफुल रहा था। अपने दुश्मनों को हर तरह से परास्त करते आया था। समर ने हमेशा अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से धूल चटा दी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि क्रोकोडाइल किंग उस पर दबाव डालेगा। एलिस ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, ये तो बस कुएं के नीचे मेंढकों का झुंड है। शैडो किंग हाइनेस कभी नहीं हार सकते। बर्नार्ड, तुम सटा स्टेशन जाओ और शैडो किंग की जीत पर 10 अरब का दांव लगाने में मेरी मदद करो। भेड़ की प्रतिक्रिया उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। बर्नार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मिस एलिस। और फिर उसने किंग बैटल एरिना के सट्टेबाजी डायरेक्टर को ढूंढ लिया, जो एक 30 वर्षीय टाइगर ग्रुप की सुंदरी थी। ब्यूटीफुल सट्टेबाजी डायरेक्टर ने उसको देखते ही पूछा, मिस्टर बर्नार्ड, क्या आप वाकई शैडो किंग की जीत पर 10 अरब डॉलर लगा रहे हैं? यह खूबसूरत महिला 30 साल की एक युवती थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी नीली आंखें बहुत अट्रैक्टिव थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से रूह ही खींच लेगी। अगर उसका फिगर इतना सुंदर और आकर्षक था कि उसको देखकर किसी का भी दिल धड़क उठता था। उसका नाम सोफी था। वो कैथरीन की एम्प्लॉय थी और सट्टेबाजी स्टेशन की प्रभारी थी। बर्नार्ड पेरिस फ्रांस के सबसे अमीर आदमियों में से एक था। सोफी एक ईमानदार और सच्ची लड़की थी। उसे ईमानदारी रहना ही पसंद रहता था।
सोफी क्रोकोडाइल किंग की जीत को लेकर आशावादी थी, इसलिए बर्नार्ड की शर्त ने उसे हैरान कर दिया था। तभी बर्नार्ड ने दृढ़ता से कहा, मिस सोफी, मुझे पूरा यकीन है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि शैडो किंग पर मेरा 10 अरब डॉलर का दांव लगाओ। एलिस शैडो किंग की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त थी। एक वफादार सेवक होने के नाते बर्नार्ड भी शैडो किंग पर विश्वास करता था। सोफी ने धीरे से कहा, ठीक है मिस्टर बर्नार्ड, मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। उसने बर्नार्ड का बैंक कार्ड लिया और 10 अरब रुपए निकाल लिए। उसी समय अन्य लोगों ने भी दांव लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोनों चैंपियन आपस में भिड़ रहे थे। अमेरिका के टॉप चैंपियन माइकल डिसांता ने शैडो किंग की जीत पर 20 अरब का दांव लगाया। समर का दोस्त होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि शैडो किंग ही आखिर में जीत जाएगा। यह व्यक्ति हमेशा चमत्कार करके ही दिखाता था। थाईलैंड बॉक्सिंग किंग शिवगई गो को भी पीछा नहीं रहा। उसने भी शैडो किंग की जीत पर 20 अरब का दांव लगा दिया था। बेशक इस फाइटिंग एरिना में सिर्फ इन तीनों ने ही शैडो किंग की जीत पर दांव लगाया था। रूस के किलर लीग के टुरुथ, कोरिया के ताइक्वांडो किंग जून पार्क और जापान के तलवारबाजी किंग इक्यो शार, इन सभी ने क्रोकोडाइल जीत पर दांव लगाया था। इन सभी के शैडो किंग के साथ अच्छे कनेक्शन थे नहीं। क्रोकोडाइल किंग ने भौहें चढ़ा ली थी। 15 साल पहले वो एक किंग बन गया था। इतने सालों में उसने अपनी एंशियंट मार्शल आर्ट को निखारा था। अपनी पावर और तकनीकों का इस्तेमाल करके वो बहुत ही अच्छे तरीके से अब विकसित भी हो चुका था। वहीं समर ने एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीने से कम समय तक की थी। हालांकि उसने तेजी से सुधार तो किया था, लेकिन उसकी नींव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्रोकोडाइल किंग ये देखकर संतुष्ट नहीं हुआ कि उसके पंच से समर बस कुछ कदम ही पीछे हटा था। उसने तो मन ही मन में पहले ही सोच लिया था कि वह समर को एक ही पंच में हरा देगा, लेकिन दुर्भाग्य से समर तो घायल भी नहीं हुआ था। क्रोकोडाइल किंग ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, नॉट बैड, नॉट बैड। तुम मेरे पंच को झेल सकते हो। देखते हैं तुम मेरे क्रोकोडाइल पंजे को कैसे झेलोगे। तभी उसने अपनी ऊर्जा को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया और उसे हल्के हरे पंजे में बदल दिया था। क्रोकोडाइल के मुख्य हमले दो ही प्रकार के होते हैं, पहला काटना, दूसरा अपने पंजे से अपने शिकार पर वार करना। उसे क्रोकोडाइल किंग इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि उसकी फाइटिंग तकनीक मगरमच्छ के जैसी ही थी। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से प्राप्त उसकी एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक क्रोकोडाइल पंजा ही थी और उसे की वजह से वो क्रोकोडाइल किंग बन गया था। क्रोकोडाइल किंग ने अपना हाथ तेजी से उठाया। उसका पूरा दाहिना हाथ हल्के हरे पंजे में बदल गया था। वह हवा में तेजी से उठता और उसने समर के दिल पर बेरहमी से वार कर दिया था। क्रोकोडाइल पंजे का खौफ महसूस करते हुए समर की आंखें सिकुड़ गई थी। उसने अपने शरीर की सारी एनर्जी हथेली में इकट्ठा कर ली। उसका हाथ एक तेज धार में बदल गया था और वो क्रोकोडाइल पंजे की तरफ एकदम से झपट गया। क्रोकोडाइल पंजा और विंड एज पाम आपस में टकरा गए, जिससे एक तेज धमाके की आवाज निकली। आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। कुछ लोगों ने तो अपने कान भी बंद कर लिए थे। समर की हथेली पर सचमुच 5 खूनी खरोंचे भी आ गई थी। समर के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों के सामने एक चमक सी दौड़ गई थी। यहां तक कि उसकी लोहे जैसी त्वचा भी क्रोकोडाइल पंजे से डैमेज हो गई थी। तभी क्रोकोडाइल किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हा शैडो किंग,
तुम्हारी एंशियंट मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के कारण तुम्हारी त्वचा इस्पात की तरह कठोर थी। तुम्हारा विंड एंड स्पाम एक साधारण मार्शल आर्ट तकनीक है, लेकिन मेरे क्रोकोडाइल पंजे एक हाई हेवन लेवल की मार्शल आर्ट तकनीक है। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे बच्चे। उसकी आंखें समर को ताना मार रही थी। आम लोगों की नजर में मुक्केबाजी, कुंग-फू और अन्य फाइटिंग स्टाइल्स ट्रेडिशनल तकनीकें थी। यहाँ तक कि ताइची, जिंगी क्वान और एट ट्राई गम्स पाम जैसी लंबे समय से स्थापित फाइटिंग स्टाइल्स भी ट्रेडिशनल तकनीकें ही मानी जाती थी। एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक भी एक प्रकार की फाइट तकनीक ही थी। हालांकि ये मुक्केबाजी जैसी पारंपरिक फाइट तकनीकों से कहीं ज्यादा उन्नत थी और कंट्रोल और पावर दोनों में उनसे आगे थी। मार्शल आर्ट को आमतौर पर लोअर हेवन लेवल की मार्शल आर्ट, हाई हेवन लेवल की मार्शल आर्ट और ग्रैंड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट में बांटा गया था। क्रोकोडाइल किंग वास्तव में हाई हेवन लेवल की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था और स्वाभाविक रूप से समर की त्वचा को उसने खरोंच दिया था। तभी समर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है। मेरे पास हेवन लेवल की कोई उच्च मार्शल आर्ट नहीं है जो उसके साथ कंपटीशन कर सकूं। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी थी। उसका विंड एज पाम, विंड एज दानव किंग द्वारा सिखाया गया था, जो आम लोगों के लिए एक दुर्जय आक्रमण तकनीक थी, लेकिन एक एंशियंट मार्शल आर्ट के सामने वो अब कमजोर पड़ गया था। एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर मार्शल आर्ट का उपयोग करके अपने शरीर के प्राण तत्व को मुक्त कर पावरफुल आक्रमण कर सकते थे। इसके बाद समर ने मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं केवल ब्लड शैडो फिस्ट का उपयोग कर सकता हूं। और ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें घुमा दी। उसने अपने शैडो किंग टोटम का उपयोग करने का फैसला कर लिया था। सच कहूं तो ये आखिरी उपाय ही उसके पास था। समर शैडो किंग टोटेम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे होते थे। समर लोअर हेवन किंगडम पर था और उसकी शरीर में बहुत सारा प्राण तत्व था, इसलिए उसका शैडो किंग टोटम अब 5 मिनट तक चल सकता था। समर जोर से दहाड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई एंशियंट शैडो किंग चीख रहा हो। उसकी छाती पर इतनी ही जल्दी में एक शैडो उभर आई। उसकी आंखें लाल हो गई थी, त्वचा लाल रंग से ढक गई थी और यह घटना उसके शैडो किंग टोटम के जागरण के कारण हुई थी। ब्लड पावर के उत्तेजित होने से समर की मांसपेशियां जबरदस्त रूप से फैल गई थी। उसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई थी और वो क्रोकोडाइल किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। समर का दाहिना पैर फाइटिंग रिंग पर पड़ा। टाइटेनियम स्टील की प्लेट में अचानक एक गड्ढा बन गया था और वो बहुत भयावह लग रहा था। समर तभी गुस्से में चिल्लाया, ब्लड शैडो फीस्ट। उसने अचानक अपना दाहिना पंच बाहर निकाल लिया। उसके पंच से प्राण तत्व जल गया था। वो एक भेड़िए के सिर वाले प्रेत में बदल गया। भयानक फोर्स के साथ वो क्रोकोडाइल किंग की तरफ बेरहमी से टूट पड़ा था। क्रोकोडाइल किंग ने भी अपना पंच ऊपर उठा दिया, लेकिन ब्लड वुल्फ फिस्ट बहुत पावरफुल था। उसने क्रोकोडाइल किंग के वार को अब की बार तहस नहस कर दिया था, जो सीधे उस पर जाकर लग गया था। उसके हाथ से खून बहने लगा और उसका शरीर 5-6 कदम अब पीछे हट गया था। ब्लड लाइन टोटम। कैथरीन की आंखों में एक ज्वलंत चमक के साथ भौहें तन गई थी। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह क्या है। यह एक ब्लड लाइन टोटेम था। ये एक एंशियंट ब्लड लाइन पावर थी और ये जन्म के साथ दी गई एक महापावर थी, जिससे शरीर अपने पूर्वजों की पावर को धारण कर लेता था। इसलिए शैडो किंग पूरे शैडो ग्रुप पर कंट्रोल कर सकता था और पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल भी मचा सकता था।
कैथरीन मन ही मन सोचती थी कि ऐसा एंशियंट वंश के कारण ही था। शैडो किंग की अच्छी दोस्त कैथरीन शैडो किंग को पीछे हटता हुआ देखकर चिंतित तो हो गई थी, लेकिन अब जब उसने समर के ब्लड लाइन टोटम को देख लिया था तो उसके दिल की सारी चिंता अब गायब हो चुकी थी। वहीं आसपास के लोग भी अब आपस में बातें करने लगे थे। सभी को बहुत बड़ा शौक लगा था। एक लड़के ने शौक होते हुए कहा, अरे, शैडो किंग की पावर इतनी प्रबल कैसे हो गई? उसने इस क्रोकोडाइल किंग को भी घायल कर दिया। एक और लड़के ने कहा, हाँ हाँ, क्रोकोडाइल किंग को शैडो किंग ने हरा दिया है। अब स्थिति बदल चुकी है। वहीं एक आदमी ने निराश होते हुए कहा, क्रोकोडाइल किंग, तुम नहीं हार सकते हो। तुम पर 1 अरब का दांव लगा चुका। रिंग में मौजूद हर कोई लगातार बातें कर रहा था। उनकी आंखें उम्मीदों से भरी हुई थी। वो क्रोकोडाइल किंग की जीत का इंतजार कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग आम लोग थे। उन्हें ब्लड लाइन टोटम की ताकत का अंदाजा नहीं था। ब्लड लाइन टोटम की ताकत के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे, जैसे माइकल डिसांता, डुलूथ, शिवाई ग्वारो और दूसरे फाइटर्स। क्रोकोडाइल किंग ने ब्लड शैडो फिस्ट को पूरा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्रोकोडाइल किंग ने इसे साफ महसूस किया था। शैडो किंग द्वारा अपने ब्लड लाइन टोटेम को जगाने के बाद उसके शरीर से भयानक पावर के विस्फोट निकलने लगे थे। वो जानता था कि उसकी ब्लड शैडो फिस्ट उसके क्रोकोडाइल पंजे से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। क्रोकोडाइल किंग ने ठंडे स्वर में कहा, शैडो किंग, क्या वास्तव में तुम्हारे पास ब्लड लाइन टोटेम पावर है? यह कहते हुए वो अपना खून चाटने लगा। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा राज था। शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स को भी इसकी जानकारी आज तक नहीं लगी थी। फिर क्रोकोडाइल किंग को ये कैसे पता चल गया था? क्रोकोडाइल किंग ने समर की आंखों में भ्रम से देखकर शांत भाव से कहा, शैडो किंग, क्या तुम इसलिए आश्चर्यचकित हो कि मैं ब्लड लाइन टोटम के बारे में कैसे जानता हूं? उसकी बात सुनकर समर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सचमुच में ही उलझन में था। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वहीं समर को ऐसे सिर हिलाता हुआ देखकर क्रोकोडाइल किंग ने अपनी बनियान फाड़ दी, जिससे उसकी छाती बाहर आ गई थी और उस पर एक क्रोकोडाइल का डिजाइन बना हुआ था। उस डिजाइन को देखकर समर की आंखें सिकुड़ गई थी। उसका मन दहशत में भर गया था। समर ने एक किंग के रूप में अनगिनत लोगों को देखा था, जिनमें हजारों ताकतें लोग भी शामिल थे, लेकिन इसके अलावा उसने खुद के शैडो किंग टोटम और एक मोंक के बुद्ध टोटम के अलावा उससे पहले कोई और टोटम नहीं देखा था। आज समर ने तीसरे व्यक्ति को देख लिया था जिसके पास भी एक ब्लड लाइन टोटेम था। दुर्भाग्य से वो उसका दुश्मन क्रोकोडाइल किंग था। ब्लड लाइन टोटम की ताकत के संदर्भ में समर इसे अच्छी तरह जानता था। उसने क्रोकोडाइल किंग को घायल करने के लिए अपने ब्लड लाइन टोटम पर भरोसा किया था, लेकिन अब जब क्रोकोडाइल किंग ने भी अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया था तो उसे समझ आ गया था कि अब यह सिचुएशन कितनी भयंकर बनने वाली थी। क्रोकोडाइल किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चलो चलो शैडो किंग, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा शैडो ब्लड लाइन टोटम या मेरा क्रोकोडाइल ब्लड लाइन टोटम। उसके स्वर में गर्व और अहंकार की झलक थी। क्रोकोडाइल ब्लड लाइन टोटम क्रोकोडाइल किंग की सबसे बड़ी तकनीक थी। अगर जरूरी ना होता तो वो इसका इस्तेमाल न करता। अब जब समर ने उसको घायल कर दिया था तो वो सिर्फ क्रोकोडाइल टोटम का ही इस्तेमाल कर सकता था। एलिस ने गुस्से में मन ही मन में कहा, ओह धिक्कार है, ऐसे कैसे? क्रोकोडाइल किंग के पास भी क्या क्रोकोडाइल ब्लड लाइन टोटम हो सकता है? उसकी आंखों में एक उदास भाव आ गया था। एलिस जानती थी कि शैडो किंग अपने
शैडो किंग टोटम की वजह से ही अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था। अब जब क्रोकोडाइल किंग ने भी अपना क्रोकोडाइल टोटम दिखा दिया था, तो उसका दिल अब चिंता से भर गया था। वो शांत नहीं रह पा रही थी। सिर्फ एलिस ही नहीं, वहां मौजूद पूरी भीड़ भी अब हैरान हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रोकोडाइल किंग के पास भी कोई क्रोकोडाइल टोटम होगा। तभी क्रोकोडाइल किंग ने अपना मुंह खोला और मगरमच्छ की तरह दहाड़ लगा दी। उसका शरीर बहुत ज्यादा फैल गया। उसकी आंखें गहरी हो गई थी, उसकी त्वचा काली थी और उसका शरीर भी अब काला पड़ना शुरू हो गया था। उसका रंग बिल्कुल अब मगरमच्छ के जैसा हो गया था। क्रोकोडाइल किंग ने एक कदम आगे बढ़ा दिया और सीधे टाइटेनियम स्टील की प्लेटों पर पैर पटक दिया, जिससे वहां पर एक गड्ढा बन गया था। समर ने भी यही किया था। दोनों ही लोअर हेवन मार्शल आर्ट लेवल से परे थे। अब यह टोटम पावर की फाइट थी। क्रोकोडाइल किंग वर्सेस शैडो किंग। अंतिम विजेता कौन होगा? क्रोकोडाइल किंग ने एक डरावनी मुस्कान के साथ चिल्लाकर कहा, क्रोकोडाइल पंजे, बाहर आ जाओ। उसका दाहिना हाथ पंजे में बदल गया। उसके शरीर का सारा इंपोर्टेंट सार उसके वहां पर जमा हो गया, जो अंततः क्रोकोडाइल के सिर के भ्रम में संगनित हो गया था। क्रोकोडाइल पंजे ने शैडो का पीछा करते हुए समर को खरोंच दिया। जहां से भी उसके पंजे गुजर रहे थे, हवा वहां से तुरंत फटती जा रही थी, दरारों में बदल गई थी। फाइटिंग रिंग में भी अब जगह उबड़ खाबड़ हो गई थी। चारों तरफ बड़े बड़े छेद होते जा रहे थे। वहीं समर की आंखें भी अब खून से लाल हो गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ब्लड शैडो फीस्ट। उसने अपना दाहिना पंच अचानक बाहर निकाल लिया और सतह पर एक शैडो भ्रम के साथ एक ब्लड रेड फिस्ट में वहां पर बदल दिया। टोटम ब्लड लाइन अपने अंदर छिपे हुए ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती थी, जो उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। जादुई रूप से एक प्रेत का निर्माण कर सकती थी। समर और क्रोकोडाइल किंग के पास जो पावर थी, उसके बाद से वो अवस्था प्राप्त हो गई थी। इसलिए उनके प्रेत केवल सिर थे। किसी व्यक्ति में जितनी अधिक क्षमता होती थी, उसका वंश टोटम उतना ही अधिक पावरफुल होता था। क्रोकोडाइल किंग मगरमच्छ की दहाड़ की आवाज निकाल रहा था, जबकि समर भेड़िए की तरह दहाड़ कर रहा था। दोनों राक्षसों में से एक तो जानवर था, जबकि दूसरा दलदल का विजेता। जब भी उसका आमना सामना होता, तो भयंकर फाइटें होती थी। आवाजें इतनी तेज हो चुकी थी कि पूरा फाइटिंग एरिना हिलता जा रहा था। आसपास खड़े लोग भी अपने अब कान को ढकने लगे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये चीखें उनके वंश के सबसे गहरे हिस्से से आ रही हो। क्रोकोडाइल किंग और शैडो किंग द्वारा संगठित दोनों आध्यात्मिक प्रेत आपस में टकरा गए। एक दूसरे को वो काटने लगे थे, जिसे बताना अब असंभव हो गया था कि उनमें से अब कौन ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच क्रोकोडाइल पंजे और ब्लड शैडो फिस्ट भी आपस में भिड़ गई। उनके बीच की हवा निकल गई थी। क्रोकोडाइल किंग और शैडो किंग दोनों ही बहती हवा के कारण लगभग 7-8 कदम पीछे धकेले गए। आखिरकार उन्हें अपने पैरों पर पड़े होने का थोड़ा सा मुश्किल का समय मिला। शैडो किंग टोटम और क्रोकोडाइल टोटम ने आश्चर्यजनक रूप से पहले राउंड में अब बराबरी हासिल कर ली थी, जो कि दोनों की उम्मीदों से परे था। जैसा कि ज्ञात था, समर ब्लड लाइन टोटम का उपयोग करके बिना किसी प्रयास के अपने ओपोनेंट को हरा देता था, लेकिन आज ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। तभी क्रोकोडाइल किंग ने आश्चर्य से कहा, एंशियंट शैडो किंग टोटम वास्तव में इतना पावरफुल है कि वो मेरे क्रोकोडाइल किंग टोटम के साथ बराबरी पर पहुंच सकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक आ रही थी। हालांकि पहले राउंड में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन तकनीकी रूप से क्रोकोडाइल किंग हार गया, क्योंकि उसने 15 साल पहले कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में रहते हुए अपने क्रोकोडाइल किंग ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। इसका मतलब था कि उसकी ब्लड लाइन समर की ब्लड लाइन से 15 साल पुरानी थी। समर को 15 साल और दिए जाएं,
तो निश्चित रूप से क्रोकोडाइल किंग को हरा देगा। तभी अचानक समर की छाती जलने लगी और उसके अंदर का खून उबलने लगा था। उसका शैडो किंग टोटम बेचैन हो रहा था। शैडो किंग की इंसल्ट नहीं की जा सकती थी, न ही उसको उकसाया जा सकता था, लेकिन समर के अंदर का ये शैडो किंग टोटम क्रोकोडाइल किंग के उकसावे को भांप कर अब भड़क उठा था। समर ने मुंह से लगातार दो चीखें निकाली। शैडो के सिर वाला टोटम उसकी छाती के बाहर उड़ने ही वाला था। उसकी दोनों आंखें खून से लाल और जानलेवा हो गई थी। समर की छाती पर शैडो किंग की गर्दन उबर रही थी। ब्लड लाइन टोटम का पहला लेवल केवल शैडो के सिर को उत्तेजित कर सकता था। अब जब गर्दन दिखाई दे रही थी तो इसका मतलब था कि समर का शैडो किंग टोटम उत्तेजना के साथ दूसरे लेवल तक अब विकसित हो गया था। ब्लड लाइन टोटम का लेवल पार कर रहा था और समर की आंखों में खुशी झलक रही थी। उसे लगा कि शैडो किंग की गर्दन के आकार से उसके शरीर में और भी ज्यादा ताकत आ गई है और ये ताकत सामान्य से दोगुनी थी। समर कराह उठा, ब्लड शैडो फेस्ट। उसके शरीर का सारा इंपोर्टेंट सार उसके पंच में आ गया था और एक शैडो किंग एल्डोनन प्रकट हो गया। इस बार शैडो किंग एल्डोनन भी स्पष्ट रूप से था, क्योंकि उसके बाल गर्दन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। वहीं क्रोकोडाइल किंग ने इसे लापरवाही से लेने की कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने समर की भयानक गति को अब महसूस कर लिया था। उसने अपने पंजे बढ़ा दिए और वो अपने सबसे पावरफुल हमले क्रोकोडाइल पंजे का उपयोग करने वाला था। एक क्रोकोडाइल का सिर उसके पंजे पर संघनित था और उसने शैडो किंग को एक भयंकर चोट पहुंचाने का लिए निशाना बना लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो शैडो किंग का प्रेत था। क्रोकोडाइल के सिर का दोनों ही ब्लड पावर द्वारा प्राण तत्व से बने हुए थे। केवल ब्लड पावर वाले लोग ही इस प्रकार की पावर को प्राप्त कर सकते थे और ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। शैडो किंग टोटम ने अपना सारा खून सना हुआ मुंह खोला, अपने तीखे और उभरे हुए दांत दिखाए और क्रोकोडाइल के सिर वाले प्रेत को कुछ बार चबाने के लिए निकल लिया। यह वंश प्रेत प्राण तत्व से बना था। नतीजन क्रोकोडाइल के सिर वाले प्रेत को खाने के बाद न उसकी गर्दन बल्कि शैडो किंग प्रेत की कमर और पीठ भी दिखाई देने लगी थी। शैडो किंग प्रेत फिर से तीसरे लेवल पर पहुंच गया था और इस समय उसके सिर, गर्दन, पीठ और पेट के हिस्से दिखाई देने लगे थे। उसकी भुजाएं और पूंछ पूरी तरह से विकसित होने के लिए छोड़ दी गई थी। समर का चेहरा खिल उठा। उसे नहीं पता था कि ब्लड लाइन पावर को निगला भी जा सकता है। जाहिर है उसका एंशियंट शैडो किंग ब्लड लाइन क्रोकोडाइल ब्लड लाइन से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने अपने ओपोनेंट की ब्लड लाइन पावर को खाकर उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। समर अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि उसकी ताकत तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 4000 किलोग्राम से बढ़कर अब वो 5000 किलोग्राम हो गई थी। ये 5000 किलोग्राम की ताकत एफर्ट अनएड के माध्यम से अंतिम स्टेज के शिखर तक पहुंचने का सटीक संकेत था। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता था कि क्रोकोडाइल किंग अपने पावर से समर को पोषित कर रहा था, क्योंकि उसने न केवल अपनी वंशीय पावर को खो दिया था बल्कि समर की ताकत को भी बढ़ा दिया था। समर के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उसने खुश होते हुए मन ही मन में कहा, बहुत बढ़िया, अब मैं हाई लेवल से पार कर चुका हूं। और वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। समर के विपरीत क्रोकोडाइल किंग ने खून का एक बड़ा सा ढेर खांसकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन पावर की समर की शैडो किंग ब्लड लाइन ने पहले ही निगल लिया था और उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। ब्लड लाइन पावर शुरू में बहुत कमजोर होती है और यह साधना के विकास के साथ ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। क्रोकोडाइल किंग की टोटम ब्लड लाइन केवल पहले लेवल तक ही एक्टिवेट थी, लेकिन दुर्भाग्य से निगल ली गई थी, जिससे क्रोकोडाइल किंग पागल हो चुका था।
क्रोकोडाइल किंग ने अपने शरीर पर अत्यधिक दर्द को सहने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, शैडो किंग, तुम्हारी शैडो किंग टोटम की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे क्रोकोडाइल टोटम को निगल जाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो एक जानलेवा गति से भर गया था। समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में आक्रामक होते हुए कहा, हो मुझे मार डालोगे? तुम अपने क्रोकोडाइल टोटम के बिना एक कूड़े के टुकड़े हो। मैं तुम्हें 3 पंच में उड़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर क्रोकोडाइल किंग का चेहरा भी काला पड़ गया था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। समर ने जो कहा था उससे वो इंसल्टेड महसूस कर रहा था। तभी समर ने जोर से चिल्लाते हुए पहला पंच, और उसने अपनी ब्लड शैडो फिस्ट तकनीक से अचानक एक पंच बनाया जिसके अंदर की लाइफ पावर ब्लड लाइन के जरिए शैडो किंग के आधे शरीर में बदल गई। पावर और हवा को चीरता हुआ उसका पंच भयानक पावर के साथ क्रोकोडाइल किंग को पड़ने ही वाला था। क्रोकोडाइल किंग ने दोनों पैर टूट गए और उसका शरीर सीधा हवा में उछल गया। उसने फिर से खून की एक बड़ी मात्रा बाहर निकाल दी। क्रोकोडाइल किंग जब अपना क्रोकोडाइल किंग टोटम ही खो चुका था तो वो बिना दांतों और तीखे पंजों के भाग के जैसा हो चुका था। वो समर का कंप्यूटर तो अब बिल्कुल भी नहीं था। समर के एक ही पंच मारने से वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तभी समर ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, दूसरा पंच। समर ने अपना दूसरा पंच मारा। एक और ब्लड शेडो फिस्ट ने हवा में 5 बड़े छेद कर दिए और वो गिरते हुए क्रोकोडाइल किंग के दोनों हाथ तोड़ दिए। 2 पंच। समर ने सिर्फ 2 पंच से क्रोकोडाइल किंग के हाथ पैर तोड़ दिए थे। टूटे हुए हाथ पैर और बहते खून ने क्रोकोडाइल किंग को बेहाल कर दिया था। अब उस जनरेशन का कोई मालिक नहीं था, बस एक डूबता हुआ सूरज था। समर एक बार फिर गुस्से से दहाड़ा, तीसरा पंच, और अचानक उसकी भयानक पावर से युक्त ब्लड शैडो फिस्ट को क्रोकोडाइल किंग के सिर पर दे मार दिया। तभी धमाके की आवाज आई। क्रोकोडाइल किंग का सिर तुरंत उड़ गया। एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसका शरीर जमीन पर पड़ गया था और पूरा फाइटिंग एरिया खून से लथपथ हो गया था। पूरा किंग कॉम्बैट फील्ड सन्नाटे में डूब गया था। सभी दर्शक समर को घूर रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। मृत सन्नाटे के बाद चीखें सुनाई देने लगी। सारी भीड़ पागल होने लगी थी। वे आपस में चर्चा करने लगे थे। तभी एक लड़के ने शोक में चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे ये क्या हो गया? क्रोकोडाइल का तो सिर ही उड़ गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, वो पिछले 15 वर्षों से किंग था। वो क्रोकोडाइल किंग था जिसने पर्दे के पीछे से पूरे टाइगर ग्रुप पर राज किया था। एक और आदमी ने कहा, अरे कंचनजंगा पर्वत के निश्चित एरिया में आने वाले खतरे ने उसे विचलित नहीं किया, लेकिन शैडो किंग ने उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? तभी एक लड़के ने शौक करते हुए कहा, वाह, शैडो किंग तो बहुत अमेजिंग है। वो निश्चित रूप से हमारी यंग जनरेशन का आइडियल है। किंग बैटल एरिना में अब सभी लोग प्रशंसा से समर को देख रहे थे। कुछ लोग समर की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसे नफरत भी कर रहे थे। पुराने फाइटर्स और क्रोकोडाइल किंग पर दाव लगाने वाले लोग नाराज हो चुके थे, क्योंकि क्रोकोडाइल किंग की मौत का मतलब था उनका सारा पैसा डूब जाना। तभी बर्नार्ड ने फाइटिंग रिंग में बड़े उत्साह से कहा, शैडो किंग वाकई में बहुत पावरफुल है। हमने $10 अरब का दांव लगाया था। अब 10 गुना टर्न और के बाद ये $100 अरब हो गया है। एलिस के आकर्षक गाल भी एक्साइटेड होकर गुलाबी हो गए थे। वो इस बात से एक्साइटेड नहीं हो रही थी कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि वो इस बात से खुश थी कि आखिरकार समर जीत गया था। समर की जीत के बाद दुनिया भर के फाइटर्स के चेहरे बदल गए थे। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे, बाकी नाराज और अनिच्छुक थे। यह एक निर्विवाद तथ्य था। दूसरों की प्रशंसा या नाराजगी की परवाह किए बिना समर विनर बन चुका ही था। उसके बाद समर ने मुस्कुराते हुए कैथरीन से कहा, रिंग तैयार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैथरीन। दरअसल मुझे उम्मीद थी कि क्रोकोडाइल किंग जैसे और भी लोग होंगे जो मुझसे पंगा मोल लेने की कोशिश कर रहे होंगे। कैथरीन ने आकर्षक मुस्कान दी और एक काले रंग की ड्रेस में समर के पास आते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शैडो किंग, आपने क्रोकोडाइल किंग को हरा दिया है।
समर की बातें सुनकर कैथरीन की आंखें घूम गई थी। लोग आमतौर पर डरते थे कि किंग मुसीबत मोल लेने आएंगे, लेकिन इसके विपरीत समर उनसे मुसीबत मोल लेने की उम्मीद कर रहा था। कैथरीन को यह नहीं पता था कि क्रोकोडाइल किंग को हरा देना उसके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, बल्कि क्रोकोडाइल किंग के ब्लड लाइन के टोटम को निगलना भी मायने रखता था। इसी वजह से उसका शैडो किंग टोटम अब तीसरे लेवल पर पहुंच गया था और उसकी पावर लोअर हेवन किंगडम से टॉप स्टेज पर पहुंच गई थी, जिससे वो हाई हेवन किंगडम में भी बहुत करीब था और इससे वो खुश था। तभी कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, आपने अभी अभी क्रोकोडाइल किंग को हराया है। अब आप लोअर हेवन रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं। उसकी बात सुनकर समर पूरी तरह से उलझन में था, क्योंकि उसने उस रैंकिंग प्रणाली के बारे में कभी नहीं सुना था। समर की उलझन भरी नजर देखकर कैथरीन ने उससे पूछा, क्या आपने फाइटर रैंकिंग के बारे में नहीं सुना? समर ने सिर हिलाकर संकेत करते हुए कहा, जाहिर है मैं फाइटिंग रैंकिंग के बारे में जानता हूँ, जो दुनिया भर के सभी फाइटर्स की एक लिस्ट है। वो जानता था कि वो लिस्ट क्या थी। तभी कैथरीन ने अपनी व्याख्या करते हुए कहा, फाइटिंग रैंकिंग को वॉरियर रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 लिस्टों में बनी होती है, लोअर हेवन रैंकिंग, हायर हेवन रैंकिंग और ग्रैंड मास्टर रैंकिंग। प्रत्येक सूची दुनिया भर के टॉप 100 उम्मीदवारों की चुनती है। उन्हें उस स्पेसिफिक लेवल पर ताकत का आधार रैंक पार करती है। क्रोकोडाइल किंग लोअर हेवन रिंग के चौथे स्थान पर था। आपने उसे हरा दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका स्थान आपको मिल गया है। कैथरीन की बातें सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। उसे ज्ञात था कि क्रोकोडाइल किंग लो लेवल के हेवन के टॉप स्टेज पर था और यहाँ तक कि उसके पास क्रोकोडाइल टोटम ब्लडलाइन पावर भी थी, लेकिन वो अभी भी सिर्फ चौथे स्थान पर था। फिर तीसरे स्थान का फाइटर कितना दुर्जय था। क्या ऐसा हो सकता है कि लोअर हेवन किंगडम के टॉप स्टेज 3 फाइटर का ब्लडलाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया हो? और इस संभावना से समर को और भी एक्साइटेड कर दिया था, क्योंकि वो टॉप 3 फाइटर्स को हराकर उनके टोटम को निगलकर अपनी पावर में अभूतपूर्व वृद्धि कर पाएगा। यह भी संभव था कि वो हाई हेवन लेवल के एरिया में प्रवेश कर जाएगा। समर ने एक्साइटेड होते हुए कैथरीन से पूछा, कैथरीन, टॉप 3 फाइटर कौन हैं? वो समझ गया था कि कैथरीन दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिना की जनरल मैनेजर है, जो दुनिया भर की सभी अंडरवर्ल्ड पावर्स की प्रभारी है। इसे वो लिस्ट में शामिल लोगों को बिना किसी संदेह के जानती ही होगी। कैथरीन से समर को बताते हुए, लोअर हेवन की रैंकिंग में पहले स्थान पर घोस्ट किंग सेक्ट से ब्लैक मैन है और दूसरे स्थान पर योशिचिरो इजू है, जो जापान से तलवारबाज का 7वां किंग था। अंत में तीसरे स्थान पर कोरिया से ताइक्वांडो के किंग जिह्यून पार्क है। समर को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, ये तीनों लोअर हेवन की रैंकिंग में टॉप 3 हैं। ईगल ग्रुप के टॉप फाइटर माइकल देशांता और रूस के किलर लीग के ग्रैंड मास्टर डेरोथ और थाईलैंड के बॉक्सिंग किंग सुआओ में आपके क्या विचार है? कैथरीन ने जवाब देते हुए कहा, शैडो किंग, ये तीनों हाईयर हेवन रैंकिंग के फाइटर हैं, लोअर हेवन रैंकिंग के नहीं। वे सभी पहले ही हाई हेवन लेवल में एरिया में पहुंच चुके हैं। समर ये जानकर हैरान रह गया था कि वे हाई हेवन लेवल के फाइटर थे। उन्होंने खुद को अच्छी तरह छिपा रखा था। अगर कैथरीन उसे न बताती तो उसे पता भी नहीं चलता। समर से उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसने कहा, थैंक यू। तभी अचानक उसको एक धीमी आवाज सुनाई दी, वेट। आवाज सुनकर समर के माथे पर बल पड़ गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह एक आवाज वास्तव में ताइक्वांडो को किंग जिह्यून पार्क की थी। जिह्यून पार्क एक 1.5 उम्र का स्ट्रॉन्ग कदकाठी वाला व्यक्ति था। उसकी मांसपेशियां मजबूत थी और वो एक पावरफुल आभा बिखेर रहा था। वो एशियाई था, इसलिए उसकी त्वचा पीली और बाल और आंखें काली थी। समर और जिह्यून पार्क दोनों एशियाई होने के बावजूद एक दूसरे के साथ ठीक से मिलते नहीं थे। उनके बीच पहले भी कुछ झगड़े हो चुके थे। समर ने बोहें चढ़ाते हुए जिह्यून से पूछा, क्या हुआ? उसके मन में उसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए उसने सीधे उसके नाम से पुकारा। जिह्यून पार्क ने अपनी बोहें टेढ़ी कर ली। जाहिर है समर द्वारा उसके नाम लिए जाने से वो काफी नाखुश था। लोअर हेवन की रैंकिंग का तीसरा फाइटर था।
जबकि समर किंग के पास कोई सम्मानजनक उपाधि भी नहीं थी। जिहोन पार्क ने एलिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, शैडो किंग, मुझे आशा है कि आप मुझे एलिस दे सकते हैं, क्योंकि उसने मेरे जूनियर का पैर तोड़ दिया था। उसकी आवाज में अहंकार झलक रहा था। हालांकि उसने इसे छिपाने का बहुत प्रयास किया था। पिछले महीने जिहोन पार्क का जूनियर शैडो ग्रुप टीम से मिला और उसने एलिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने उसका पैर तोड़ दिया। नतीजन जिहोन पार्क तब से उसका पसंदीदा जूनियर का बदला लेने की कोशिश में था। तब से उसे एलिस मिल गई थी, तो वह बदला लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि उसे पहले समर से पूछ लेना होगा, क्योंकि वो उसकी सबऑर्डिनेट थी। समर ने एलिस और फिर जिहोन पार्क को देखा। उसके दिल में एक उग्र ज्वाला भड़क रही थी। एलिस न सिर्फ शेडो ग्रुप की टीम मेंबर थी, बल्कि समर की साइड गर्ल फ्रेंड भी थी। एलिस ने उसे पिछले महीने जिहोन पार्क के जूनियर द्वारा छेड़े जाने के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन जिहोन पार्क ने समर के कोई भी कदम उठाने से पहले उसे चुन लिया था। समर ने व्यंग करते हुए आक्रामक तरीके से कहा, तुम कौन हो जिहोन पार्क? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे एलिस को देने के लिए कह रहे हो? ताइक्वांडो के अज्ञात की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। जिहोन पार्क ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, माना कि तुमने क्रोकोडाइल किंग को मार दिया, लेकिन फिर भी ज्यादा घमंडी मत बनो। मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। ताइक्वांडो के किंग के रूप में जिहोन पार्क लोअर हेवन रैंकिंग में तीसरे स्थान का फाइटर था। समर ने जिहोन पार्क को ठंडे निगाहों से देखते हुए अहंकार से कहा, बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो, वरना बस भाड़ में जाओ। और तुम्हारे जूनियर ने एलिस के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए उसने जो भी इस्तेमाल किया था उसे छोड़ दो और मुझे भेज दो। समर पहले तो सहज स्वभाव रखता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति की कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। जाहिर है जिहोन पार्क और उसका जूनियर समर की आर्थिक स्थिति से आगे निकल चुके थे। वे पंगा मोल लेने की फिराक में थे, क्योंकि उन्होंने शैडो किंग की औरत को छूने की हिम्मत की थी। जिहोन पार्क ने समर को घूरते हुए कहा, शैडो किंग, अपना अहंकार संभाल कर रखना। देखना, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उसका चेहरा धुंधला हो गया। उसने जमीन पर जोर से पैर रखा और उसका शरीर हवा में उछल गया। अगले ही पल वो फाइटिंग रिंग में आ गया। रिंग में खड़े दो लोगों को घूरते हुए कैथरीन ने पूछा, क्या तुम दोनों निश्चित हो कि तुम फाइट करना चाहते हो, चाहे परिणाम मौत ही क्यों ना हो? समर और जिहोन पार्क दोनों ने सिर हिला दिया। उनके बीच झगड़ा एलिस की वजह से था, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। सिर्फ पंचेस से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता था। एलिस अचानक मंच के नीचे से चिल्लाई, ये उचित नहीं है। कैथरीन ने अपने लाल होठ खोले और पूछा, मिस एलिस, ये अनुचित क्यों नहीं है? एलिस ने समझाते हुए कहा, शैडो किंग ने अभी अभी क्रोकोडाइल किंग के साथ फाइट कर ली है, इसलिए वो पहले से बहुत थका हुआ होगा। अभी भी वो जिहोन पार्क के साथ एक और फाइट कैसे कर सकता है? क्योंकि उसने पहले देख लिया था। समर का चेहरा पीला था, जो ब्लड लाइन टोटम का उपयोग करने का परिणाम था। एलिस की बात सुनकर कैथरीन के माथे पर बल पड़ गई। शैडो किंग के साथ उसकी अच्छी बनती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि थके होने पर जिहोन पार्क से लड़े। अचानक जिहोन पार्क ने कहा, शैडो किंग, अगर तुम फाइट करने से डरते हो तो मुझे एलिस को दे दो। उसका स्वर उत्तेजना से भरा हुआ था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिहोन पार्क, अपनी एक्साइटमेंट बचा कर रखो और आओ फाइट करो। मैं तुम्हें 5 मिनट में हरा दूंगा। उसका चेहरा आक्रामकता से भरा हुआ था। उसका ब्लड लाइट टोटम विकास के प्रथम लेवल पर केवल 5 मिनट, दूसरे लेवल पर 10 मिनट और तीसरे लेवल पर 15 मिनट तक टिक सकता था। अब क्या करेगा जिहोन पार्क? क्या जिहोन पार्क लड़ाई करेगा या नहीं? क्या समर उसे हराएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें।